जय हो सरस्वती माता की। जय शारदे माँ की। आज मैं आपको मलखान का विवाह, संपूर्ण विवाह सुनाऊंगा। कैसे आला उधल मलखान का विवाह कैसे हुआ। मेरे प्यारे बुजुर्ग, मेरे भैया, मेरी माताएं और बहनें, ध्यान से सुनिए। अगर मुझसे कोई गलती हो तो अपना बच्चा समझकर क्षमा कर देना। आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। जो आला उदल दक्षराज के पुत्र थे और जो बच्चराज थे उनके पुत्र का नाम था मलखान। मलखान सिरसा पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज से विजय पाकर राज्य लिया था और महोबा परमाल, राजा परमाल राज्य करते थे। अब आपको बताते चले, उधर एक कासोगढ़ राज्य था। कसौटी राय कासोगढ़, वहाँ के राजा थे गजराज। गजराज की एक बेटी थी जिस बेटी का नाम था गजना, और उसे गजमोतनी भी कहते हैं। गजना नाम से वो ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। जब गजना धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और एक समय वो अपने फूल बाग में टहलने के लिए निकली अपनी सखी सहेली के साथ में। जब वो सखी सहेली के साथ में टहलने के लिए निकली, घूमने के लिए निकली, तो उसने देखा मेरी ये साथ की सहेली हैं, इनके तो दो दो बच्चे हैं और मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसी बात को लेकर वो परेशान होने लगी कि मेरी संग सहेली की शादी हो गई, उनके दो दो बच्चे खेल रहे हैं, मेरी शादी नहीं हुई है। जब वो घर पे गई और उसने खाना पीना छोड़ दिया इसी टेंशन में। आपने आला की तर्ज पर मलखान का विवाह सुना होगा आप लोगों ने। मैं आपको कहानी के माध्यम से संपूर्ण विवाह का विवरण आपको अपनी आवाज़ में सुनाऊंगा। फिर उसने अन्न दाना पानी त्याग दिया और माँ बूझ रही है गजना की, बेटी क्या बात है, किसी ने आपको सताया है, किसी ने आपको दुखी किया हो तो मुझे बताओ, महाराज से कह के उसी के टुकड़े टुकड़े करवा दूं। प्यारे दर्शक, 12वीं शताब्दी की बात है। जब ये बात सुनकर गजना बोली, नहीं माँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ मुझे दुख तो इस बात का है कि मेरी जो संग की सहेली हैं उनके दो दो बच्चे हैं और मेरी अभी तक शादी क्यों नहीं हुई है। तभी कहा माँ ने, बेटी चिंता मत करो, आज ही मैं महाराज को बुलाऊंगी और आपकी शादी के बारे में उनसे कहूँगी। इतनी बातें सुनकर महारानी ने अपनी बांदी को बुलाया और बांदी से कहा, जाओ दरबार में और मेरे राजा नाथ स्वामी को बुला लाओ। बांदी पहुंचती है जहां दरबार लगा था राजा का और गजराज को बुलाकर सीधा महल की ओर लाती है। जब महल में प्रवेश करते हैं राजा गजराज, अपनी रानी का चेहरा उतरा हुआ देखते हैं, अपनी बेटी का चेहरा उतरा हुआ देखते हैं। कहते हैं, बेटी क्या बात है, बहुत परेशान हो। बेटी नहीं बोलती है क्योंकि बेटी अपने पिता से नहीं कह सकती थी। तब महारानी ने राजा से कहा, हे राजन, आपको चिंता नहीं है, हमारी बेटी की संग की जो सहेली हैं उनके दो दो बच्चे हो चुके हैं, हमारी बेटी की तो अभी तक शादी नहीं हुई है। कोई अच्छा सा राजा का लड़का, राजकुमार देखकर शादी करनी चाहिए। तब राजा बोले, चिंता मत करो, मैं आज ही प्रस्ताव रखूँगा, आज ही पंडित नाव को भेजकर कोई अच्छा सा लड़का चुनूँगा।
उसके बाद में राजा अपने दरबार में आते हैं, पंडित नाई को बुलाते हैं। राजा का 3 लड़का थे जिनका नाम था मोती, बूंदा, लोहा। बहुत वीर थे, महान योद्धा थे, उनसे टक्कर लेना मुश्किल था, उनसे युद्ध करना बहुत ही मुश्किल था। जब चिट्ठी लिखवाने के लिए पंडित जी को बुलाया, पुरोहित को बुलाया, कहा चिट्ठी में लिखवाते हैं सभी राजाओं का मेरा राम राम। मेरी बेटी गजना का मैं टीका भेज रहा हूँ और इस टीका की पहली शर्त है 12 कोस तक। नाग ही नाग हैं, बिच्छू ही बिच्छू हैं, कीड़े ही कीड़े हैं, मकोड़े ही मकोड़े हैं, उनसे आपको युद्ध करना है, युद्ध करके आना है। दूसरी शर्त लिखिए, दूसरी शर्त है कि 12 कोस फिर शेर ही शेर हैं, शेरों से युद्ध करना है, शेरों को पछाड़ना है। उसके बाद में तीसरी शर्त जो है वो हमारे क्षेत्र में लगभग 6 कोस तक दलदल ही दलदल है, उसको भी आपको पार करना है। दलदल को पार करना है। दलदल ऐसा है, इसमें हाथी घुस जाए, पुरुष घुस जाए, वो निकलना ही बहुत मुश्किल है। उसके बाद में नंबर 4 जो शर्त है कि जो एपनबारी का नींग होगा, एपनबारी नींग पर एक योद्धा आएगा और हमारी सेना से युद्ध करेगा। और जो 5वीं शर्त है, जब भौरी के भाबर के फेरा पड़ेंगे उस समय भी युद्ध होगा। उसके बाद में कहा अगर वो भी युद्ध आपने जीत लिया फिर मेरे बेटे लोहा से युद्ध करना पड़ेगा, उसके बाद आपको मोती से युद्ध करना पड़ेगा, फिर बूंदा जैसे मेरे महान बेटे से भी युद्ध करना पड़ेगा, फिर बाद में मुझसे युद्ध करने पड़ेगा। अगर इतनी शर्तें मंजूर हों तो शादी का टीका चढ़वाइए। जब इतनी शर्तें उस पत्रिका में, उस चिट्ठी में लिखवा दी हैं कासोगढ़ के राजा ने, और कासोगढ़ के राजा ने कहा है अपने बेटे मोती से, कहा है हे मोती, नाई और पंडित को लो, ये पत्रिका को लो, आप जाना 52गढ़ के राजाओं के पास में और भूल के बनाफरों के यहाँ मत जाना, क्योंकि वो हमसे नीची जात है, उनके यहाँ मैं अपनी लड़की को नहीं करूँगा। ये बात सुनकर कहा दिल्ली जाना, पृथ्वीराज के यहाँ, कन्नौज में जाना, झांसी में जाना, आगरा में जाना, काशी में जाना, उड़ई बिहार में जाना, बहुत सारे राज्य गिना दिए, वहाँ जाना। अब भाई मोती और नाई और पंडित खच्चड़ों में टीका का सामान, हजारों सामान जो टीका के चलते हैं, थार वगैरह, फल वगैरह, बहुत कुछ सजा लिया और चल देते हैं टीका को लेकर। टीका को लेकर पहुँचते पहुँचते सबसे पहले पहुँचते हैं दिल्ली में, जहाँ पृथ्वीराज का दरबार लगा हो था। वहाँ पहुँचते हैं दरबार में मोती का बहुत ही स्वागत किया जाता है। जैसे ही मोती पत्र का पृथ्वीराज के हाथ बढ़ाता है, क्योंकि पृथ्वीराज का बेटा था पार्थ, उसकी भी शादी होने को थी। जब पृथ्वीराज ने वो पत्रिका पढ़ी और सारी शर्तें पढ़कर झूम उठे, कुर्सी सिंहासन गिर गया, हिल गया, कहा ये टीका बुरी बलाई है, इसको कौन लेगा, कौन नांग बिच्छुओं से युद्ध करेगा, कौन दलदल पार करेगा। भाई साहब, पृथ्वीराज ने वो चिट्ठी वापस कर दी मोती को, भाई हमें छोड़ दो, किसी दूसरे राजा को ढूंढ लो। मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे बंधु, अगर आपको ये मलखान का विवाह थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वहाँ से मोती और नाई और पंडित चल देते हैं और पहुँचते हैं कनौजी राज जयचंद्र के यहाँ। जयचंद्र के यहाँ जब वो टीका
पत्रिका देते हैं राजा को। कचहरी लगी हुई थी, राजा के भी होश उड़ गए। कहा भाई मैं इस टीका को नहीं लेंगे। जब कन्नौज से झांसी गए, काशी गए, आगरा गए, हर जगह 52 गढ़ों के राजाओं में घूमा, किसी ने वो टीका नहीं लिया। जब वो टीका नहीं लिया तब गजराज के मित्र थे माहिल, जो आपने सुना होगा, एक कंस मामा हुए, एक माहिल मामा हुए, एक शकुनी मामा हुए। जितने मामा हुए उन्होंने हमेशा अपने भांजों का नाश करवाया। तो आपको बता चलें, उरई जो इस समय जालौन में उरई पड़ता है, उरई राज्य का राजा संचालन कर रहे थे मामा माहिल, जो आला के मामा थे। माहिल, क्योंकि माहिल हमेशा दुश्मनी बनाफरों से दुश्मनी लेता रहता था, क्योंकि वो जलता था। तो वो टीका लेकर उरई के राजा के यहाँ पहुँचे, माहिल के यहाँ, क्योंकि माहिल के मित्र थे गजराज। जब मोती ने सारी समस्या, सारी बात बताई, कहा कैसे आए हो, तभी पूरी जब बात माहिल को बताई, माहिल ने भव्य स्वागत किया और कहा कि जाओ तुम महोबा में, क्योंकि बनाफरों का नाश कराना चाहता था माहिल। वहाँ से महोबा के लिए चल देते हैं। महोबा में महाराजा राजा परमाल की कचहरी लगी हुई थी। वहाँ उदल आला जैसे विराट वीर योद्धा बैठे थे। मोती का भव्य स्वागत किया और कहा आप कहाँ से आए हो। तभी मोती ने कहा मैं कसौटी गढ़राज्य से आया हूँ और मेरे पिता गजराज हैं। मैं अपनी बहन गजना का टीका लेके घूम रहा हूँ, किसी राजा ने मेरा टीका नहीं लिया। जब बाकी शर्तें पढ़ी, परमाल ने मना कर दिया कि मैं आपका टीका नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद में जैसे ही वो लोग बाहर वहाँ से निकले दरबार से, मोती और नाई और पंडित बाहर जब पहुँचे जंगल की तरफ, वहाँ देखा कि उदल शिकार खेल रहा था। उदल ने कहा मैं आपका टीका चढ़वाऊंगा, चिंता मत करो। उदल ने कहा मैं आपका टीका चढ़वाऊंगा, चिंता मत करो। उदल ने कहा जाओ तुम सिरसा में राजा मलखान राज्य करता हैं, उनके ऊपर टीका चढ़ा दो जाके, क्योंकि उदल ने नहीं बताया था कि ये बनाफर हैं। जब सिरसा में पहुंचते हैं, मोती और सारा सामान टीका के लेकर नाई और पंडित, जब सिरसा में दरबार लगा था मलखान ने भव्य स्वागत किया। मोती का कहा क्या बात है, कैसे, मुझे तो लग रहा है टीका आप किसी का चढ़ाने जा रहे हो। तभी वो पत्रिका उठाई और मलखान ने पढ़ ली। कहा मुझे आपकी शर्तें मंजूर हैं, मुझ पे ये टीका चढ़ा दो। जब उन पे टीका चढ़ा दिया, चढ़ाने के बाद में उधर क्या होता है कि जो मोती होते हैं, नाई और पंडित, पहुंच जाते हैं वापस अपने राज्य में, कसौटी राज्य में, अपने पिता का, जहां राजा का दरबार लगा था गजराज का। तब कहा कि आप टीका लगवाए, चढ़वाए। मोती से कहा कि हाँ हे पिताजी, 52 गढ़ों के राजाओं ने टीका लेने से मना कर दिया, मैं सिरसा के राजा मलखान के यहाँ टीका चढ़ा है। तभी राजा क्रोधित हो गए, कहीं वो बनाफर है, मैं उसके यहाँ अपनी बेटी करूँगा। बहुत गुस्सा किया कि निकाली तलवार की, अभी तुझे मार दूँगा। जब ये बात सुनी उनके बेटे लोहा ने, कहा पिताजी क्यों गुस्सा कर रहे हो, मैं अपनी बहन को नहीं ब्याहूँगा। लोहा बूंदा दोनों बोले कि पहले उन्हें आने तो दो बारात लेके, पहले उन्हें शेर से निपटे, नांगों से निपटे, बिच्छू से निपटे, फिर दलदल से नहीं बचेंगे। दलदल से बच गए, फिर हमारे महान भाई बूंदा जैसे महान योद्धाओं जैसे नहीं बचेंगे। जब राजा गजराज को उनके बेटे लोहा
ने समझाया और बूंदा ने समझाया, राजा मान गए। अब यहाँ का हाल जो कसौटी राजा कासोगढ़ का राज जो चलाता था गजराज, अब यहाँ का हाल आप यहीं पर छोड़ो। अब मैं ले चलता हूँ आपको सिरसागढ़ में, सिरसा नरेश मलखान की यहाँ। मलखान ने अपनी सारी तैयारी कर दी और अपनी फौज को सजाकर पहुँच जाते हैं महोबा में, परमाल के दरबार में। परमाल का दरबार लगा था, जैसे ही पहुँचे तैसे ही खुश हो गए उदा लादला और पूछा कि भाई आपका स्वागत है, कैसे आना हुआ? कहा मैंने अपने ऊपर कसौटी राजा का कसौटीगढ़ का टीका अपने ऊपर चढ़वा लिया है, जो गजना का टीका। जब ये बात सुनी कि आपको मेरा साथ देना होगा, कहा मैंने उस टीका को मना किया था। आला कहने लगे, मलखान को डांटने लगे कि जब 52 गढ़ों के राजाओं ने उस टीका को लेने के लिए मना कर दिया, तब तुमने क्यों लिया? उससे कौन युद्ध करेगा? दलदल में कौन जाएगा? किसी की हिम्मत नहीं थी, तुमने ले लिया। बार बार अति वचन, कठोर वचन कहने पर गुस्सा आ जाता है मलखान, रोने लगते हैं, कहते हैं कि जाओ भाई, मैंने आला आपकी शादी नैनागढ़ से कराई थी और राघव नरेश की, हमने तो पीठ छिपाई नहीं थी। कोई बात नहीं, आप मेरा साथ नहीं दो तो मत दो, मैं अपने आप खुद चला जाऊंगा। जब वो चलते चलते पहुँचे तो देखते हैं उन्हें महल के पास में मछला मिल जाती है। मछला कहती है, देवर जी कहाँ जा रहे हो? तो देवर कहते हैं, मलखान कहते हैं, भाभी मैंने अपने ऊपर कासोगढ़ का टीका चढ़वा लिया है। हमारे बिराता आला मुझसे मना कर रहे हैं कि मैं आपकी शादी नहीं चलूँगा। आप जब 52 गढ़ों के राजाओं ने टीका को नहीं लिया तो आपने क्यों ले लिया? तभी वो कहती है मछला, अरे देवर जी कोई बात नहीं, मैं आपकी शादी कराऊंगा, मैं आपकी शादी कराऊंगी, ज़रूर कराऊंगी। आपने तो मेरा बहुत साथ दिया, आप ही ने तो मेरी शादी कराई थी। अगर आप जैसे महान नहीं होते तो आला की शादी कौन करा पाता? आपने तो नैनागढ़ में जब राघव राजा को पराजित कर दिया तो कासोगढ़ क्या चीज़ है? अगर वो नहीं कराएंगे तो मैं आपके साथ चलूँगी, आपकी शादी करा के लाऊंगी, कसौटी राज को जर्जर कर दूंगा, राज को तहस महस कर दूंगी। ये थे मछला के शब्द। कहा आप चलो, मैं अभी आला को बुलवा के अभी आला को भेजूंगी। कौन कह रहा है? मछला। भाई वहाँ से जब ये बात सुनकर अपनी भाभी के चरण स्पर्श करके जो मलखान था वो चल देता है कसौटीगढ़ राज्य की सीमा पर अपनी फौज तैयार करके, और उधर मछला जो होती है वो अपनी बांदी से कहती है, जाओ दरबार में हमारे स्वामी आला को बुला के लाओ। जब बांदी ये बात सुनती है और दरबार में जाती है, आला को कहती है कि आपको महारानी मछला ने याद किया है, आप शीघ्र चलिए। जब आला ने ये बात सुनी और पहुंच गए अपनी महारानी के पास में, मछला के पास, मछला ने कहा कि आज हमारे देवर की शादी है तो आप लोगों ने मना कर दिया, पीठ दिखा दी। उन्होंने मेरा कितना साथ दिया था, मेरी शादी हुई थी तो कितना साथ दिया। तभी आला कह रहे हैं कि इतनी कठिन शर्तें हैं, 52 गढ़ों के राजाओं ने जब मना कर दिया तो इसने टीका लिया क्यों? इसने टीका, मलखान ने टीका क्यों लिया? तभी मछला कह रही है, वो मलखान देवर मेरे थे जिन्होंने राघव नरेश को पछाड़ा था, वहीं से मेरी शादी करवा के लाए थे, वो तो वीर मलखान थे। आला तुम्हें धिक्कार है, पुरुष पर धिक्कार है, तुम्हारी वीरता पर। तुम पीठ छिपाकर भागते हो, तुम्हें पीठ दिखाना आता है, तुम पे धिक्कार है। तुम चूड़ियाँ पहन लो, साड़ी पहन लो और घर पर बैठ जाओ। मैं साड़ी पहन के खुद जाऊंगी कासोगढ़ में, अपने देवर की शादी करा के लाऊंगी। जब आला को बार बार मछला ने कहा, जलील किया कि तुम्हें शर्म नहीं आती, देवर ने हमारा इतना साथ दिया, आप उनकी शादी में नहीं जाओगे, धिक्कार है तुम्हारी ऐसे वीरता पर।
जब आला ने अपनी पत्नी मछला के कठोर वचन सुने, कठोर वचन सुनकर कहा, जल्दी से जाओ, फौज को तैयार करो, तुरंत कासोगर की तरफ कूच करो। जैसे ही आला ने अपनी फौज को हुक्म दिया, पावन गढ़ों के राजाओं को निमंत्रण भेजा। कनौजी राय, लाखन, वहाँ से ढेबा, ऊधल जैसे वीरों को तैयार कर दिया और पहुँच जाते हैं जहाँ पर कसौटी राय का धुरा था। धुरे पर मलखान ने अपना शिविर लगा रखा था और वहीं पर जब शिविर लगा रखा था, पीछे से आला ऊधल अपना शिविर लगा के वहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही तोपों की सलामी दी, समझ गए कौन आया। जैसे ही खबर पहुँची कि महुआ वाले आ गए हैं, तभी आला के पास में मलखान पहुँचे। कहा, भ्राता, आपने तो मुझे मना कर दिया था, फिर आप क्यों आए? तभी कहने लगे आला कि भैया चिंता मत करो, तुम बच्छराज के राज बेटा हो, मैं दक्षराज का हूँ। कैसे हो सकता है कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं आपके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दूँगा। क्योंकि कोई बात होती थी, कोई युद्ध होता था, आला हमेशा मना करते थे, क्योंकि आला को वरदान था महासारदे का, क्योंकि आला कभी तलवार नहीं उठाते थे। अगर उठा लेंगे तो 12 वर्ष तक अकाल पड़ जाएगा। इसलिए राजा आला कभी तलवार नहीं उठाते थे। आपको बता दें कि इसीलिए आला ने कहा, भैया मुझे माफ़ कर दो। जब मलखान वचन सुने, तुरंत मलखान ने आला के चरण पकड़ लिए। कही, भैया कैसी बातें कर रहे हो, मैं आपको कैसे? जब ये बात सुनकर मलखान ने चरण पकड़ लिए और कहा, भैया कोई बात नहीं। कहा, अब कूच करो शहर की तरफ, कसौटी राज्य की तरफ, क्योंकि 12 कोस तक जंगल ही जंगल, वहाँ पर सांप बिच्छू रहते थे। सबसे पहले अपनी सेना को हुक्म दिया, एक जनसभा का आयोजन किया। वहाँ पर आला हमेशा दरबार लगाते थे। आला राजा के प्रतिनिधि के रूप में काम करते थे। आला ने दरबार लगाया। ताला सैयद, ऊधल, ढेबा और लाखन बड़े बड़े वीर योद्धा बैठे हैं। कहा, अब क्या होना चाहिए? सबसे पहले कहा, इस जंगल को, सारा जंगल काट देना चाहिए, पछाड़ देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ में इतनी फौज थी, 52 गढ़ की फौज थी। सारे लोगों ने, सेनाओं ने जंगल को तहस महस कर दिया, काट डाला, जिससे नाग बिच्छू सारे मर गए। फिर उस सेना को पार किया जंगल ने, जंगल को पार कर गए, क्योंकि जो दूसरी शर्त थी शेरों वाली, क्योंकि जब जंगल को खाली कर दिया तो शेर भी अपना बसेरा छोड़कर उस जंगल से चले गए, क्योंकि लाखों की संख्या में जब फौज चली तो शेरों की क्या मजाल थी कि शेर क्यों बोल जाएं। ये दूसरी भी शर्त पार कर गए। जब तीसरी शर्त थी, आगे आया था दलदल, क्योंकि दलदल को पार करना बहुत मुश्किल था। दलदल के पास में समीप में शिविर लगा दिया, क्योंकि शाम हो चुकी थी। जब सुबह हुआ तो दलदल में सबसे पहले कहा, बीड़ा डलवाया कि इसे कौन पार करेगा। तब कनौजी राय लाखन बोला कि मैं इसे पार करूँगा। जब लाखन अपने हाथी पर सवार होकर उस दलदल की तरफ में पहुँचा, जैसे ही दलदल में पहुँचा वो धंसने लगा। अब वो कह रहा है कि हे भैया, हे मलखान, ए ऊधल, मेरे घर पे खबर भिजवा दो कि मैं अब जिंदा लौट के नहीं जाऊं। मेरी माँ को खबर भिजवा दो, मैं इस दलदल से निकल के नहीं जाऊं। क्योंकि लाखन रोने लगा और भी लोग रोने लगे कि अब क्या करा जाए, इसे कैसे निकाला जाए। तभी ऊधल थे, उनमें 10,000 हाथियों का बल था। ऊधल ने एक संग छलांग लगाई और लाखन को उठाया और बाहर फेंक दिया। लाखन को तो बाहर फेंक दिया,
लेकिन उधल स्वयं ढसने लगे। जब स्वयं ढसने लगे तब मलखान से कहने लगे, आज मुझे लग रहा है कि मैं आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। क्योंकि उधल भी परेशान होने लगे, क्योंकि वो दलदल था। तभी क्या होता है कि मलखान को आगे बढ़ाते हैं, मलखान भी दलदल में फंसने लगा। फिर उसके बाद में जैसे ही फिर आला ने ये बात सुनी, आला ने तुरंत ताला सैयद ढेबा जैसे वीरों को याद किया, तुरंत रस्सा फेंकवाया। जब रस्सा फेंकवाया, रस्से के सहारे उधल और मलखान को बाहर निकाला। कहा, इस दलदल को अब पाना बहुत ही मुश्किल है, अब क्या करना चाहिए। फिर उसके बाद में कहा, अब तो एक ही पार लगा सकते हैं इसको। तभी कहा, आला ने थोड़ी दूर पहुँचे और माँ शारदे का ध्यान किया, क्योंकि माता शारदा के परम भक्त थे आला। जैसे ही माँ शारदे को याद किया, माँ प्रकट हुई कि बेटा आज तुमने कैसे याद किया। माँ शारदे से कहा, आज मुझ पे बहुत बड़ी विपत आ पड़ी है कि इस दलदल को कैसे पार किया जाए। तभी माता ने कहा, बेटा चिंता मत करो, मैं आपको इसका उपाय बताऊंगी कि जितना ये चारों तरफ पहाड़ है, इसे छाट छाट कर, जो दलदल के बीच में पहाड़ है, क्योंकि इतनी ऊंचाई है इस पे चढ़ नहीं सकते, तुम पहाड़ को छाट छाट के इसमें सड़क बनाओ। माता इतना कहकर चली जाती हैं। सभी सेनाएं पहाड़ को छाट छाट कर उसी दलदल को पाटने लगती हैं, सड़क बन जाती है। उस दलदल को सारी सेना पार कर लेती है और फिर कसौटी राजा के समीप, कासोगढ़ के राजा के राज्य के समीप में डेरा जमा लेती है, शिविर लगा लेते हैं। जब शिविर लगा लेते हैं, कहते हैं अब कैसे पहुंचा जाए। तो सबसे पहले क्या होता है कि उधल जाता है बाबा सन्यासी का भेष बनाकर और कहता है सभी का गांव में, शहर में, राज्य में पहुंचता है, गली गली में नारायण नारायण हरि हरि करता है, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, राम सिया राम जय जय नारायण। कहते हैं शहर वाले, राज्य वाले कि हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे राज्य में एक सन्यासी आता आया है, वो धरी हुई बात बता देता है। जब ये बात सुन के लोग पूछने लगते हैं और अपनी अपनी समस्या को वो बताने लगते हैं। पहुँचते पहुँचते राजा के महल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर गजना भी हाथ दिखाने लगी थी उधल को। उधल से कहा, गजना ने कहा, गजना भाई जोगी बाबा मेरा भी हाथ देख लो। अब हाथ देखकर वो बताते हैं, क्यों परेशान हो रही हो, क्योंकि आपके यहाँ कासोगढ़ पे शनिचर आने वाला है, आपके सिरसा नरेश मलखान का इसमें मृत्यु हो गई है। वो पछाड़ खा के रोने लगी है कि हाय राम मैं क्या करूं। गजना कह रही है हाय राम मैं क्या करूं, वो परेशान होने लगी है। उसके बाद में जाते हैं शिविर में, उधल सारा हाल मलखान को बताते हैं। मलखान कहता है मैं ज़रूर चलूँगा। मलखान और उधल का भांजा जागन, जिसका विवाह उड़ही बिहार से हुआ था, दोनों लोग मनिहारी का भेष बनाते हैं और चूड़ी बेचने की आवाज़ लगाने लगते हैं। उधर फिर से उधल कपड़ा बेचने का व्यापार करने लगते हैं, कपड़ा बेचने लगते हैं गली गली में। उधर ताला सैयद घास काटने के लिए खुरपी लेते हैं, वो भी पास ही में। सभी लोगों ने अपने अपने जो रूप चेंज किए थे, अपने अपने तेगा भी अंदर लगा लिए थे छिपा के। जब कहते हैं महोबा की चूड़ी ले लो, महोबा की चूड़ी ले लो, आवाज़ लगाने लगे। आवाज़ लगाते 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 राजा के महल, गजना के महल के पास पहुंच जाते हैं। गजना कहती है, कहाँ से आए हो चूड़ी बेचने वाले। तभी वो कहते हैं, मैं महोबा की चूड़ी हैं, चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। गजना कहती है, मुझे चूड़ी पहनाओ। कि कितने रुपए की चूड़ी हैं। कई चूड़ी तो बच गई हैं, चूड़ी पहन लो, पहले बाद में बात कर लेना। जब
मलखान ने हाथ पकड़ने को कहा, तभी उसने कहा मलखान ने कि मेरा तो ये क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा अगर मैं अपनी पत्नी इसका हाथ शादी से पहले पकड़ूंगा। तब उसने अपने भांजे जागन को बुलाया, जागन से कहा तुम इसे चूड़ी पहनाओ, क्योंकि सारे लोग अपना भेष बदले हुए थे। गजना ने कहा कि तुमने मुझे चूड़ी क्यों नहीं पहनाई, मैं अपने अपने भाई को बुलाऊंगा, तुम्हें अभी पता लग जाएगा। लोहा को बुलाऊंगा। गजना ने कहा मैं लोहा को बुलाऊंगी और आपकी पोल खोल दूंगी, तुम कौन हो, तुम बहरूपिया हो। तभी मलखान कहते हैं कि जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, ये मेरा नौकर है, क्योंकि नौकर अच्छे से पहनाता है, मैं तो मालिक हूँ, मैं तो लेके घूम रहा हूँ, मैं भूल गई थी। जब ये बात सुनकर जागन पहनाने लगा चूड़ी, तभी उसने कहा मैं अपने भाई को बुला लेंगे। तभी वो बोली, जागन बोला कि हे मामी, हे माई, तुम कैसी बातें कर रही हो, यही तो सिरसा नरेश हैं। मलखान ये मेरे मामा हैं, कि जल्दी से घूंघट ऊपर कर लो। तभी ये बात सुनकर गजना ने जैसे ही घूंघट ऊपर किया, घूंघट ऊपर करके और कहा मुझे माफ़ कर दो। मलखान और गजना आपस में बात करने लगे और यह बात लोहा की पत्नी, लोहा की रानी सुनने लगी कि ये तो महोबिया राय हैं, ये तो मलखान हैं। अब उसे ये बात अच्छी नहीं लगी तुरंत, क्योंकि वो उधर कमरा बंद करके मलखान और गजना आपस में अपनी दिल की बात कर रहे हैं। उधर जो लोहा की पत्नी थी उसने ये बातें सुन ली और तुरंत दरबार में बांदी को भेजा कि महोबा वालों ने गजना को घेर रखा है, गजना से बात कर रहे हैं, तुरंत आओ। लोहा ने 500 लोगों की फौज बुलाकर तुरंत महल को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि पहले ही से महल के चारों तरफ आल्हा, उधल ताला सैयद चारों लोग घूम रहे थे। अब घनघोर युद्ध होने लगा। अब गजना रो रही है, करें तो क्या करें, ये तो बहुत अनर्थ हुआ। अब घनघोर युद्ध होने लगा। किसमें युद्ध होने लगा? लोहा और मलखान में और जागन में। अब चारों तरफ से, क्योंकि पहले से वहाँ साथी मौजूद थे, उधल थे, ताला सैयद थे, जो भी महल से निकल के जाए सबको पछाड़ पछाड़ कर मार दे। बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध होने के बाद में मलखान और उदल सब लोग अपने शिविर में आ जाते हैं। उधर ये बात राजा को पता लगती है, गजराज को, क्योंकि लोहा को उन्होंने मार दिया था। जब लोहा को मार दिया था, अब ये सूचना जब राजा गजराज को पहुंचती है, क्योंकि राजा गजराज बहुत ही क्रोधित हो गया कि अब मैं करूं तो क्या करूं, जब करूं तो मैं क्या करूं, तो बहुत परेशान होने लगा। कहा इनसे नहीं निपटा जा सकता है, इन्हें धोखे से अपने बस में कर कर इन्हें मारा जा सकता है। तुरंत राजा अपनी लंगड़े हाथी पर सवार होकर धूप का पौड़ा मुंह में दबाकर तुरंत पहुंच जाता है महोबे वालों के शिविर में। आला से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मैं आप लोगों से लड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा बेटा लोहा मारा गया है। कहा अपने मलखान को भेज दो अकेले, मैं शादी कर दूंगा। उसके बाद में राजा गजराज तो चला आता है और मलखान कहता है भैया, आला से गले मिलकर रोता है, उदल से भी रोता है कि भैया आज मुझे लग रहा है कि मेरे साथ ये धोखा करेगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तभी आला कहते हैं भैया चिंता मत करो, अगर आपके साथ इसने कुछ भी किया तो मैं कसौटी राज इसको तहस महस कर दूंगा, एक भी जिंदा नहीं जाएगा, यहाँ से एक एक को मारूंगा। जब ये बात सुनकर मलखान के लिए पालकी आती है, मलखान को जब बुलाता है राजा गजराज अपने दरबार में, मलखान बैठते हैं, एक तरफ मलखान बैठे हुए हैं, एक तरफ राजा बैठे हुए हैं।
राजा कहता है मेरी पहले कुछ शर्तें होती हैं मेरे यहाँ विवाह की, क्योंकि मलखान पहले उन्हें जो मलखान बैठा हुआ था गजराजा, जो गजराज होता है, पहले मलखान को बहुत मदरा पिलाता है। मदरा में इतना उन्हें नशा हो जाता है, जब उन्हें होश नहीं रहता उन्हें जकड़ लेता है, उनकी बाहों को बांध लेता है। क्योंकि राजाओं के यहाँ यह भक्सी होती थी, जो 60, 100, 200 फीट अंदर एक गड्ढा होता था, गड्ढे में उन मलखान को दबा दिया जाता है। अब मलखान को दबा दिया जाता है गड्ढे में। अब मलखान अंदर अंदर ही घुट रहे हैं कि अब मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा। उधर आला उधल को चिंता होने लगी कि मलखान का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं। तभी उधल ने अपना बाबा सन्यासी जोगी का भेष बनाया और पहुंच गए राजा के दरबार में, गजराज के दरबार में। कहा मैं सन्यासी हूँ, मैं काशी से आया हूँ। तभी राजा कह रहा है मुझे तो तुम कोई बाबा उबा लग नहीं रहे हो, तुम तो ढोंगी लग रहे हो, क्योंकि आपके जो हाथ हैं भुजाएं हैं ये जैसे ऐसे लग रही जैसे आप तलवार चलाते हो। तभी कहते हैं बाबा जो उधल बने हुए थे, उधल बाबा बने हुए कहते हैं कि मेरी माँ बचपन में ही स्वर्ग को चली गई और मेरे भाई ने मुझे पढ़ने के लिए भार भेज दिया, इसलिए मैं बाबा बन गया, इसलिए मुझे कभी मैंने कोई काम नहीं किया, इसीलिए मैं छतरी जैसा दिखता हूँ। तभी राजा को यकीन हो गया। राजा कहने लगा ये बताइए मेरे कासोगढ़ पर क्या है, क्या उनसी विपदा आने वाली है। तब उधल बाबा बने हुए वो पत्रिका खोलते हैं, कहते हैं तुम्हारे यहाँ बहुत मुसीबत आने वाली है, तुम्हारे ऊपर शनिचर चल रहा है, इसका निवारण करने के लिए आपकी जो देवी हैं शारदा देवी, जो यहाँ की मंदिर की आपकी कुल देवी हैं, वो रूठी हुई हैं, उनके लिए आपको एक वीर योद्धा की बलि चढ़ानी होगी जो महान योद्धा लड़ने में हो। तब बोले राजा कोई बात नहीं, एक महोबा का राजा है मलखान सिरसा का, मैंने उसे अपने बक्सी ताल में जो गड्ढा है उसमें डाल रखा है, उसको मैं भेंट चढ़ा दूंगी। तभी भेंट चढ़ा दूंगा राजा कह रहे हैं। ये बात कहकर उधल चले आते हैं अपने शिविर के लिए। जब शिविर के लिए चले आते हैं अपने ताला सैयद, ढेबा, उधल सारे लोग तैयार होकर सन्यासी का भेष धारण कर कर पहुंच जाते हैं। उसी मंदिर के चारों तरफ मंदिर को घेर लेते हैं। उधर मलखान को बक्सी से निकाला जाता है, उनका जो लड़का था बूंदा वो निकालता है और बूंदा निकाल कर जब बूंदा पहुंचता है और तैसे ही वो देखते हैं कि ये तो मेरे भाई की भेंट देने जा रहे हैं। अब उधल आक्रमण करते हैं, तुरंत दोनों को पछाड़ने लगते हैं, घनघोर युद्ध होता है और उसको अपने भाई मलखान को लेकर अपनी शिविर में आ जाते हैं। जब शिविर में आ जाते हैं घनघोर युद्ध होता है। उसके बाद में जब घनघोर युद्ध होता है, क्योंकि जो बूंदा था वह महाभवानी का बहुत ही बड़ा भक्त था, महाभवानी से कहता है हे भवानी मुझे अमर होने का वरदान दो। तभी भवानी कहती हैं बूंदा से मैं आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकती हूँ, मैं आपको 100 बार जिंदा कर सकती हूँ, अगर आप 100 बार मर जाओगे तो 100 बार मैं आपको जिंदा कर सकती हूँ। कहा ठीक है। जब ये बात सुनकर, क्योंकि बूंदा के पास तो वरदान था, जब मलखान सारे लोगों ने युद्ध किया, मलखान ने भी युद्ध किया, आला तो तलवार उठा नहीं सकते थे, उधल, ढेबा, बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने उस बूंदा से युद्ध किया। क्योंकि जैसे ही बूंदा का सिर कटता था तुरंत
हजारों बूंदा बन जाते थे, 100 सिर बन जाते थे, एक सिर कटता था 100 बूंदा तैयार होते थे। इसलिए सारे लोग परेशान हो गए, अब करूं तो क्या करूं, क्योंकि बूंदा जिंदा हो जाता था। बूंदा एक एक को बंदी बना लेता था। बाने उथल को भी बंदी कर बना लिया। उसके बाद में सारी सेनाएं भाग गईं। भाग के आला ने कहा, जनसभा हुई कि इससे कैसे लड़ा जाए। तभी वहाँ पर बीड़ा डाला, पान का बीड़ा, कोई चबाए। अब चबाने को कोई तैयार नहीं हुआ। तुरंत लाखन ने बीड़ा को चबा लिया। जब बीड़ा को चबा लिया, लाखन ने अपनी फौज तैयार करके पहुंच जाते हैं बूंदा के पास। बूंदा और लाखन का घनघोर युद्ध होता है। बूंदा कहता है, चला जा ये बालक। तभी वो कहता है, लाखन पहले अपनी बहन की शादी मेरे भाई मलखान के साथ कर, तभी जाऊंगा शादी करा के। घनघोर युद्ध होता है, महासंग्राम होता है और बूंदा लाखन को भी बंदी बना लेता है। धीरे धीरे इतना युद्ध हुआ कि सारे लोग बंदी बन गए। जब बंदी बन गए, अब कोई राजा जो गजराज था वो बूंदा की जय जयकार करने लगा। उधर क्या होता, अब लड़ने के लिए कोई नहीं रहा, क्योंकि सारे लोग उसके अंदर पहुंच गए, क्योंकि सबको बंदी बना लिया था बूंदा ने। जब सबको बंदी बना लिया था बूंदा ने, अब आला ने चिट्ठी भिजवाई महोबा के लिए और कहा मछला से कि हमारा बेटा इंदल को भेज दीजिए, वो युद्ध करेगा। अब इंदल सबसे पहले महाभवानी के मंदिर में जाता है कि भवानी मुझे थोड़ी शक्ति दो, मैं जिससे युद्ध जीत सकूं, कि मुझे वरदान दो कि मैं उस बूंदा को मार सकूं। भवानी कहती हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बूंदा को मरवा दूंगी। क्योंकि उधर माँ का भी वरदान था, क्योंकि 100 बार वो जिंदा हो सकता था, क्योंकि इतना घनघोर युद्ध हुआ, कम से कम 195 बार उसका सिर कट चुका था। अब इकल्ला इंदल पहुंचा अपने पिताश्री के पास, आला के पास। आला ने कहा, ये बहुत ही वीर योद्धा है, इससे संभार के युद्ध करो। जैसे इंदल ने बूंदा को ललकारा कि आओ मुझसे युद्ध करो, बूंदा ने कहा, अरे तू बच्चा है, तुझसे क्या युद्ध करूं, तो तुझे तो मैं हवा में मार दूंगा। इंदल बोला, पहले मुझसे युद्ध कर। इंदल और बूंदा का युद्ध होने लगा। जैसे ही उनने तलवार मारी, बूंदा का सिर कट गया। अब वो परेशान होने लगे। उनने भवानी को फिर से सुमिरन किया कि बेटा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे ही 2-3 बार सिर कटा, क्योंकि 100 बार जिंदा हो चुका था। अब लास्ट बार जब सिर कटा तो बूंदा नहीं जिंदा हुआ, बूंदा को मार दिया वहीं पर। जब बूंदा को मार दिया, सारे अपने चाचाओं को इंदल ने छुटा लिया। अब गजराज के पास सूचना पड़ी कि बूंदा मारा गया। गजराज त्राही त्राही करने लगे कि अब क्या हो क्या नहीं हो। तभी गजराज ने एक पत्रिका लिखी और दिल्ली पति पृथ्वीराज को भेज दी। कहा, मैं आपके बेटे पार्थ से अपनी बेटी गजना की शादी करने चाह रहा हूँ, जल्दी से आप आ जाइए। पृथ्वीराज को चिट्ठी पहुंची। तुरंत पृथ्वीराज ने अपनी फौज तैयार किया, अपने बेटे पार्थ को लेकर आ गए कसौटी राज में। जैसे ही देखा कि महासेना तहस महस पड़ी है और ताला सैयद से प्रणाम किया। ताला सैयद ने बताई, राज्य पर आक्रमण कर दिया, ये परेशान है, इसे घेर लिया, इसकी सेना को त्राही त्राही कर दिया। मैं मलखान का विवाह इसकी बेटी से करने आया हूँ, क्योंकि इसका टीका मैंने चढ़ाया था, सारे 52 गढ़ों ने मना कर दिया था। जब ये बात सुनकर पृथ्वीराज को समझाया कि ये आपस में अपने लोगों को लड़ाना चाह रहा है कि पार्थ अब क्या करना चाहेंगे। पृथ्वीराज बोले आला से कि ऐसा करो, मलखान और पार्थ की कुश्ती करा दो, दोनों लोगों में जो जीतेगा वो ही गजना को ले जाएगा। अब भाई दोनों लोगों की कुश्ती कराई गई। मलखान और पार्थ की मल्लयुद्ध हुआ, जिसमें क्योंकि मलखान पार्थ के ऊपर आता, कभी पार्थ मलखान के ऊपर आता, जब पार्थ को पछाड़ दिया और उसके सीने में घुट्टू बढ़ा दिया। अब मलखान जीत गया। अब भाई उसके बाद में अपने अपनी शिविर में आ गए। राजा आए और अपनी गलती की
माफ़ी मांगने लगे। तैसे ही मलखान जो मामा माहिल था वो राजा को भड़काने का काम करता था। राजा माहिल ने ही जो मामा माहिल ने ही बताया था कि तुम पृथ्वीराज को चिट्ठी भेजो। अब मामा माहिल जले में नमक लगाने के लिए पहुंचा। ऐसा करो, सारे लोगों को शरबत भिजवाओ और शरबत में जहर मिलवा दो। अब ये बात सुनकर राजा ने कहा मोती से कि जाओ कहो कि सबके लिए शरबत आ रहा है, सभी लोग पियो। मोती पहुंचा, तुरंत माफ़ी मांगी, कहा आप सबके लिए मेरे पिताजी शरबत बनवा रहे हैं, सारे लोग पीना क्योंकि अब शादी हो जाएगी। अब शरबत में तो राजा ने जहर मिलवा दिया। अब शरबत लेके पहुँचे, तभी ढेबा ने देखा कि ये शरबत मैं नहीं पीऊँगी, इसमें इसकी कोई चाल है। जैसे ही शरबत वहाँ पर बैठा, कुत्ता को पिलाया, कुत्ता वहीं पर मर गया। जब कुत्ता मर गया सारा शरबत वहीं पर फेंकवा दिया। फिर सभी लोगों ने पहुंचकर वहाँ पर राजा के यहाँ आक्रमण करका और गजना की ज़बरदस्त भावरें डालकर और तुरंत चल दिए। भावरें डालकर गजना को लेकर, सारे सेनाओं को लेकर तुरंत अपने सिरसागढ़ में, मलखान सिरसागढ़ में आके फिर से राज्य करने लगे। उनकी पत्नी गजना भी खुश रहने लगी। उधर सारे लोग महोबा में आ जाते हैं। 52 गढ़ के राजा अपने अपने राज्यों में चले जाते हैं। ये था मलखान का संपूर्ण विवाह। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हमसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करना अपना बेटा समझकर। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।